देहरादून से है, जहां खुदी सड़कों से परेशान आम जनता की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन तक पहुंच रही हैं। इसी के मद्देनजर डीएम सविन बंसल ने टीम के साथ सड़कें चेक की और खस्ताहाल सड़क की स्थिति जानी। उन्होंने क्यूआरटी टीम को निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। ताजा मामले में पिटकुल की लापरवाही पर एक्शन लेने और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए ही विकास कार्य किए जाते हैं, लेकिन आम जनता को परेशानी होती है तो कार्रवाई भी जरूरी है। इसके लिए जनता और विभाग दोनों का सहयोग आवश्यक है। तो सड़कें खुदी थी जिसकी वजह से लोग परेशान थे और अब इसका निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्देश दिए गए कि जो भी सड़कें खराब हैं उन्हें ठीक किया जाए। जनता और विभाग दोनों का इसमें सहयोग बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीएम ने ऐसे निर्देश दिए हैं सभी को कि सड़कें जो भी खस्ताहाल है उनको सुधार किया जाए, लोगों को कोई परेशानी ना हो, इस ओर ध्यान दिया जाए। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। सीएम धामी ने इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। सीएम धामी के निर्देश के बाद बोर्ड में प्रोफेसर और विद्वानों को मनोनीत किया जाएगा, जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया है। मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमनू कासमी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक प्राधिकरण की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है और अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो सीएम धामी ने मदरसा बोर्ड खत्म करने की पिछले विधानसभा में घोषणा की थी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया। तो जुलाई में मदरसा बोर्ड जो है भंग हो जाएगा। तो मैं राज्य के अपने लोकप्रिय अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूँ इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे। उत्तराखंड के चुनावी वर्ष में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री की घोषणाएं और विधायकों के विकास प्रस्तावों को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बार बार समीक्षा बैठकों और समय सीमा के निर्देशों के बावजूद स्थिति संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2021 और 22 की कई घोषणाएं अब तक लंबित हैं, जबकि करीब 520 घोषणाओं पर तो काम भी शुरू नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने आरोप लगाया कि इन घोषणाओं के पीछे नियत और मंशा स्पष्ट नहीं थी, इसीलिए वह केवल विज्ञापनों तक ही सीमित रह गई। तो विपक्ष ने सरकार को घेरा है। जो सरकार ने घोषणाएं की थी उनका अभी तक उन पर काम नहीं किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, इसीलिए इन घोषणाओं पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। तो 2021 और 22 की कई घोषणाएं जो हैं अभी लंबित हैं, जिस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पिछले 4 सालों से घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, वो सब हवा में लटकी हुई हैं, अधर में लटकी हुई हैं और धरातल पर नहीं उतर रही हैं। 2021 से 2023 के बीच में 1457 घोषणाएं ऐसी हैं जो अपूर्ण है, यानी कि अधर में लटकी हुई हैं, पूरा होने का नाम नहीं ले रही हैं। और शर्मनाक बात यह है कि 520 तो ऐसी घोषणाएं हैं मुखिया की जो कि अभी तक सुबह का उजाला नहीं देख पाई, यानी कि एक भी ईंट इन 520 योजनाओं में नहीं लगाई गई है। तो ऐसे में गांव दर गांव और शहर दर शहर जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वो विज्ञापनों में और पोस्टरों में छपने में तो अच्छी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये घोषणाएं जमीन पर क्यों नहीं उतर रही हैं? उसका कारण यह है कि सरकार की नीयत और मंशा ही नहीं है। नीयत और मंशा तो सामाजिक ध्रुवीकरण। रुद्रप्रयाग के छिनका ककोड़गा खाल क्षेत्र के एक गुलदार 5 साल के बच्चे को उठा ले गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन और वन विभाग की टीमों को मौके पर भेजा। एसडीआरएफ द्वारा देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी 5 सहायक कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं एसडीओ रुद्रप्रयाग देवेंद्र पुनीर के नेतृत्व में कुल 20 कर्मियों की अलग अलग टीमों ने खोजबीन अभियान चलाया। डीडीआरएफ के 9 जवान विभिन्न उपकरणों के साथ सर्च अभियान में जुटे रहे। वहीं एहतियातन के तौर पर जिला अधिकारी ने आसपास के स्कूलों में अवकाश घोषित करा दिया। तो गुलदार ने 5 साल के बच्चे को उठाया। सर्च ऑपरेशन में बच्चे का शव बरामद किया था। आपको बता दें कि देर रात बच्चा गायब हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने सूचना दी थी पुलिस प्रशासन को, जिसके बाद देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब मासूम का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सिंदरवानी गांव में एक सूचना मिली थी कि संभवतः बाघ जो लेपर्ड है उसके द्वारा एक बच्चे को जो है उठा लिया गया है। तो तत्काल यहाँ मौके पे हमारी सारी टीमें पहुँची हैं, जिसमें फॉरेस्ट विभाग की भी इसमें 3 टीम थी, हमारी डीडीएमओ की 2 टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, साथ ही पुलिस है और हमारी रेवेन्यू टीम है। तो सभी ने जो है 6 टीमों ने लगातार जो है सर्च अभियान चलाया है और उसमें सर्च अभियान में जो बच्चे का शव है वो मिल गया है। तो इसमें अब जो अग्रिम कार्रवाई है वो जो है की जा रही है। सितारगंज तहसील में लगने वाले तहसील दिवस पर सीडीओ देवेश सांसनी ने आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर 25 मामलों का समाधान किया। कुल लगभग 40 समस्याएं सुनने के बाद बाकी को संबंधित विभागों को आदेशित किया गया। तहसील दिवस में मुख्य रूप से डॉक्टर जगदेव सिंह और भाजपा नेता अनिरुद्ध राय ने किसानों से जुड़ी समस्याएं और नगर के तिरंगा चौक पर लगने वाले जाम को उजागर किया। सीडीओ ने अधिकारियों के साथ तिरंगा चौक और जेल कैंप रोड पर बंद पड़े पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया। नगरवासियों ने तिरंगा चौक के रोड डिवाइडर की गोलाई कम करने की मांग की, जिसे अधिकारियों ने एनएचआई टीम को अवगत कराते हुए निरीक्षण के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो तहसील दिवस में सीडीओ ने जन सुनवाई की और इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और इसी के साथ मौके पर ही 25 मामलों का निस्तारण भी किया गया। इस दौरान लोगों ने तिरंगा चौक जाम का मामला भी उठाया, साथ ही साथ सड़क को लेकर भी सीडीओ के सामने अपनी समस्या सुनाई, जिसको लेकर उन्होंने आश्वासन भी लोगों को दिया। तो मुख्य मुद्दे किसान समस्याएं भी रही। इस दौरान किसानों की समस्याओं को भी सीडीओ ने सुना और उनको कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हमें कहा गया कि सूखी बुआई कीजिए। सूखी बुआई में हमने टोटल यहाँ के उद्यम सिंह नगर, पतरामपुर से लेकर खटीमा तक के किसानों ने बारीक धान बोया। जब धान मार्केट में आ गया तो यहाँ के टोटल राइस मिल, पतरामपुर से लेकर खटीमा तक के राइस मिल ने कहा कि ये धान जो हम नहीं देंगे, इसमें पता नहीं आता, ये मोटे में लेंगे। जब मोटे में धान आ गया तो अब हमने एक दिन ये गोदाम पे हम गए, देख रहे हैं कि वहाँ टोटल धान लाट जो उतर रही सुपर फाइन के नाम पर उतर रही है। हमारा ये कहना है कि सही इसकी एसआईटी गठित की जाए, जिससे कि जो धान हमसे मोटे में लिया गया है और उसको सुपर फाइन बनाकर उसका चावल सुपर फाइन के नाम पर उसके चावल को जो गोदामों में भरा जा रहा है, इसकी जांच हो, अपराधियों को जेल में डाला जाए। क्योंकि उस टाइम जब हम बार बार कह रहे थे तो हमारी नहीं सुनी गई थी, बोले नहीं हम इसको नहीं लेते। जब नहीं लिया तो भाई अब चावल गवर्नमेंट को सुपर फाइन के नाम पर क्यों आप दे रहे हैं? और इसको ये जो आरएफसी है
हल्द्वानी ये क्यों इनको ले रही, आरक्षी की जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में हाई लेवल अपराध और कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक की गई। आयोजित की गई बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं रेंज प्रभारी एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में हालिया गंभीर आपराधिक घटनाओं, जन शिकायतों और कानून व्यवस्था की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया। डीजीपी ने महिला हत्याकांड, गोलीबारी और अन्य लापरवाही के मामलों से संबंधित पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए और एसपी क्राइम को जांच सौंपी। लैंड फ्रॉड मामले में क्षेत्राधिकारी स्तर पर समयबद्ध और पारदर्शी जांच के निर्देश भी दिए गए। वहीं सिविल मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। तो अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान गंभीर आपराधिक घटनाओं पर लापरवाही बरतने पर भी चर्चा की गई। पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल आप देख सकते हैं कि बैठक की गई है। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लापरवाही बरतने वालों पर निर्देश भी दिए गए तो कईयों पर कार्रवाई भी इस दौरान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ये प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सिलेबस क्या होगा, जबकि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो प्राधिकरण को संस्थाओं को मान्यता देने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी देता है। तो प्राधिकरण तय करेगा शिक्षा का। आपको बता दें कि सिलेबस क्या होना चाहिए। सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को अब बोर्ड से मान्यता लेनी जरूरी होगी। ये उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू हुआ है। के साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें, देश और राष्ट्र में, दुनिया में। खटीमा के दमगढ़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 125 एकड़ भूमि पर की गई कार्रवाई को खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने गलत और असंवैधानिक बताया। विधायक कापड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस बल के साथ ट्रैक्टरों से खेतों को जोतने वाली कार्रवाई पूरी तरह से अव्यवस्थित और असंवैधानिक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में इस्तेमाल ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी और यदि न्यायालय या फिर एसडीएम का आदेश था तो संबंधित पक्ष को पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर दहशत का माहौल बन गया है। विधायक ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा वसूलने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और इसे विधानसभा में उठाने की भी मांग की है।
तो खटीमा में हुई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से किसानों की फसलें जो हैं बर्बाद हुई हैं, उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाहिए। इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहां खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था। किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे। और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र देखो। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को कहा कि वह इस मामले में जानकारी लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी एक जिले में कई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और उन्होंने कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को ज्ञान देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वह कोटद्वार से विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसे वे ऋतु खंडूरी के साथ बांटने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि ऋतु खंडूरी उनकी छोटी बहन की तरह है। आपको बता दें कि इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार से विधायक और हरक सिंह रावत का बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तो हरक सिंह रावत ने सरकार पर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि कोई अगर सलाह लेनी है तो वो निस्वार्थ भाव से विधानसभा अध्यक्ष को सलाह देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उनकी छोटी बहन की तरह हैं। उनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, वो उन्हें बता सकते हैं कैसे काम किया जाता है। तो आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, जिन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया है। जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का, मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका मतलब प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपावत बन गया। लेकिन कपकोट मैंने विकास खंड बनाना था, कपकोट, एक ही दिन आदेश हुआ कपकोट को विकास खंड बनाने का भी, लेकिन वो केंद्र सरकार की जब तक उस पर अनुमति नहीं मिली वो विकास